नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और क्या अब वो वक्त आ रहा है करीब जब इस देश में भाजपा की सदस्यता लेना या संघ का कार्यकर्ता बनना अनिवार्य कर दिया जाएगा? ये सवाल आज मिड डे मुद्दा में क्यों खड़ा हुआ? दो समानांतर खबरों को देखने की वजह से ये विषय आज सामने आया। एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जहां प्रतिबंध था वहां हटाया जा रहा है और समानांतर सरकारी कर्मचारियों की जुबान पर ताला लगाया जा रहा है कि अच्छा हो या बुरा, खट्टा हो या मीठा, ये अमित शाह का डायलॉग है। आलोचना करना मना है, ये मैंने जोड़ा है। अमित शाह नागपुर पहुंचे। उनके नागपुर पहुंचने के साथ इस फैसले का कोई लिंक है या नहीं है, ये हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन उसी वक्त फडणवीस का एक ऐसा फैसला सामने आता है जो भाजपा की और सरकारों के लिए नजीर बन सकता है। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों की जुबान पर ये बोलकर ये फरमान जारी करके ताला लगाया गया है कि अब वो सरकार की किसी भी रूप में आलोचना नहीं कर सकते हैं। न सरकार की आलोचना कर सकते हैं, न सरकारी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, न सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में खामियों की आलोचना कर सकते हैं। कुल मिला-जुला करके आपको सिर्फ सरकार की प्रशंसा करनी है, अब खामी आप नहीं बता सकते। आपके सामने मैं खबर दिखा देता हूँ, खबर की हेडलाइन एक, ताकि ये एस्टेब्लिश हो जाए, आपके मन में संदेह न रहे कि ये मनगढ़ंत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महायुति का फरमान, सरकार की नीतियों, नेताओं की आलोचना बैन। अब देखिए, मैंने नीति और सरकार तक की बात की थी, इसमें तो ये भी लिखा है कि नेताओं की आलोचना भी बैन। यानी अब कोई धनंजय मुंडे भी अगर इस सरकार में निकल जाए, तो उसकी आलोचना कैसे कर पाएँगे? सरकारी कर्मचारियों को कहना ही पड़ेगा, धनंजय मुंडे जिंदाबाद। तो जोड़िए भाव को, शुरुआत जब महाराष्ट्र से ऐसी नज़ीर आ रही है, तो आज तो और भी रोचक खबर है भाऊ के लिए। स्वागत है भाऊ। महाराष्ट्र में हैं, ये ऐसी शुरुआत महाराष्ट्र में हो रही है। ये बड़ा, मुझे लगता है, लोकतंत्र के लिए। अब हालाँकि मोदी जी तो हर दिन लोकतंत्र को कुछ न कुछ खतरनाक संकेत देते ही हैं। लेकिन ये तो लोकतंत्र पर फाइनल, जो कहते हैं ना कि कॉफ़िन में, ताबूत में अंतिम कील, उसी टाइप का जो मुझे लगता है, जो आखिरी में 100 ग्राम, 150 ग्राम कील लाई गई है, उसी में से एक कील ये है। क्या है आशीष जी, चाय से केटली गरम है। हुँ, मोदी जी ने इतना कहा तो ये इतना कहने को तैयार है। यहाँ सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संविधान की धज्जियां उड़ाने का बख्शिश मिलता है। हुँ, तो संविधान की अवहेलना कौन करता है, संविधान के पैरों के नीचे कौन रोंगता है, ये है हुँ, मेरा एक मतलब निवेदन। ये भी था कि एक महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियम 1979 एक अधिनियम बना है। हुँ, उसके तहत सैड प्रोसीजर है। हुँ, अब आपने उसको इससे जोड़ दिया कि भाई नेताओं की आलोचना नहीं कर सकते। मतलब कल कोई नेता व्यभिचार में पकड़ा गया तो एसपी उसको अरेस्ट करने के पहले कहेगा कि ये देव पूजा करने गए थे और मैं मंदिर से उठा के लाया। हुँ, ये हुँ, व्यभिचार करते हुए पकड़े गए, ये बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी आलोचना होगी। अभी महाराष्ट्र में एक जगह एस्टीमेट कमेटी का दौरा था एक जिले में। हुँ, भाई जो एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन थे, उसका कमरे के पास में पीए का कमरा था। उस पीए के कमरे में से 1,87,00,000 रुपए कैश पड़ी मिली। हुँ, अब वो कैश किसकी? यदि वहां के एसपी को, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को पूछा जाए तो नए आदेश के तहत वो कहेगा कि शायद एस्टीमेट कमेटी के वो लोग पूजा करने आए थे तो दान दे के गए होंगे साहब। हुँ। क्योंकि एस्टीमेट कमेटी की यहाँ रिश्वत का पैसा पहुंचना, ये इस नए आदेश के तहत सरकार के खिलाफ बोलने का है। हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ है संविधान।
और ये 3 स्तंभ इसलिए बनाए गए कि हर एक का अपना-अपना काम डिफाइंड है। यदि मंत्रालय में सेक्रेटरी होता है, तो उस सेक्रेटरी का काम ये भी है कि मंत्री जी को ये बताना कि ये न्याय संगत नहीं होगी ये नीति, या ये जो आप करने जा रहे हैं, ये संविधान के अनुसार नहीं है। क्योंकि इसीलिए आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी का चयन होता है इस देश में। नहीं तो ये आईएएस, आईपीएस बंद कर दीजिए ना। जिसकी सरकार है वो अपने चेले-चपाटे, भाई-भतीजे, नाना-नानी, चाचा-चाची जो भी है, उन्हीं को सेक्रेटरी बनाए, उन्हीं को जॉइंट सेक्रेटरी बनाए। रेवेन्यू मिनिस्टर सारे जिलों में, कलेक्टर अपने भाई-भतीजों को, पार्टी के वर्कर को बना दे। क्योंकि आपको जय-जयकार ही करवानी होगी। ये जबरिया अपनी जय-जयकार करवाने का एक आदेश है, ऐसा मैं मानता हूँ। जबरिया आदेश। अब आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में पहले कई राज्यों में संघ की शाखा अधिकारियों को ज्वाइन करने नहीं देते थे। हाँ, क्योंकि उनका कहना था कि संघ का कार्य सरकार अलग है, वहां ज्वाइन नहीं करना है। अब मध्य प्रदेश ने संघ की शाखा ज्वाइन करने का कर्मचारियों को आदेश दे दिया। मतलब आदेश मतलब अब छूट दे दी। अब कोई कलेक्टर संघ की शाखा में सुबह जाके करता है और वहां सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार आती है। संघ के उस शाखा में तो वो सारी बातें होगी जो कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध होगी। बिल्कुल। हाँ। तो इसका मतलब फिर उस अधिकारी पे एक्शन होगा। ये सोच समझने की बात है। सवाल है कि अब मुझे पता नहीं, देवेंद्र फडणवीस तो बड़े पढ़े लिखे इंसान है, अच्छे परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे परिवार से आते हैं, सुसंस्कृत परिवार जिसको कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है फिर या तो इन दिल्ली के लोगों के टच में आने के बाद उनको दिल्ली इतना छा गया उनके ऊपर, तो वो उनका गुजरातीकरण ज्यादा हो गया, ऐसा मुझे दिखाई देता है अभी। वो महाराष्ट्र से ज्यादा गुजराती, मतलब उसके अंदर, मतलब महाराष्ट्र का सावजी का जो नागपुर का सावजी और आलू वड़ा और नागपुर का तर्री पोहे जो है, उसके जगह ये ढोकला और खाकरा ज्यादा खाने लगे, ऐसा मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि ये महाराष्ट्र की कभी तासीर नहीं रही। महाराष्ट्र में ये कहावत है, हमारे थोर संतों ने कहा है, निंदकाचे घर असावे शेजारी। इफ यू वांट टू बी अ गुड पर्सन, you should have a great critic of yours as your neighbor. यदि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपका आलोचना करने वाला व्यक्ति यदि आपका पड़ोसी है, तो आपका जीवन बहुत सुगमता से चलता है। क्योंकि इंसान गलती करेगा, मैन इज टू एरर। आज हम भी कभी-कभी बोलने में कभी गलती हो जाती है, नाम गलत उच्चारण हो जाते हैं या कभी साल उच्चारण हो जाते हैं, कहीं उदाहरण गलत देते हैं। तो हमारे यहाँ नीचे कितने हमें बाकायदा लोग टोकते हैं। तो हम तो उनको नहीं कहते कि उनको ब्लॉक करो। वो आलोचक है हमारे, उनको अधिकार है हमको बोलने का। मैंने कहा ना आपको कि एक जगह मैं घर से आपसे जुड़ा हुआ था और मैंने स्टील के ग्लास में पानी पिया, तो किसी ने मुझे कहा कि स्टील के ग्लास में पानी अच्छा नहीं लगता, कांच के ग्लास में पानी पिया करो। उसका अपना सोच है, लेकिन उसने पॉजिटिव तरीके से बताया था। तो एक तरफ से मेरी आलोचना थी, और जिसने मुझे बताया था वो एक फिल्म मेकर है, नरेश सेन है उसका नाम। तो उसने उस विजुअल तरीके से बताया होगा, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि कांच के और स्टील के ग्लास में क्या फर्क है, जबरदस्ती बोल रहा है मुझे। नहीं, उस आलोचना को हमको सुनना होगा। यदि आप आलोचना नहीं सुनेंगे तो फिर करेंगे क्या? और अधिकारी, उनको मालूम है अंदर क्या हो रहा है। Why you want all the bureaucrats as yes prime minister? यस मैन क्यों चाहिए आपको? कुछ अधिकारी ये भी बोल रहे हैं, मैंने कई अधिकारियों के मैंने आत्मचरित्र पढ़े हैं, उनमें अधिकारियों ने बड़े बड़े ब्लंडर होने से रोका है इस देश को। नेताओं को बताया कि सर ये ब्लंडर हो जाएगा, ये मत करिए। ये जरूरी नहीं एक नेता साइंस बैकग्राउंड से हो, एक नेता आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। हमारे देश में तो अंगूठा छाप लोग भी नेता बने हैं,
हमारे साथ कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छे नेता साबित हुए। इसी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वसंतदादा पाटिल थे, जिनको लोग कहते थे कि अखुंडा बात करे या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वो बहुत बेहतरीन चीफ मिनिस्टर थे। क्योंकि जहाँ कानून की भाषा आती है, जहाँ संविधान आते हैं, तो वो अधिकारियों को पूछते हैं कि इसको कैसा करें, आप बताइए। अपनी बात अधिकारियों पे नहीं ला देंगे कि हमने बोला तुम करो, जैसा ईडी को बोला जाता है कि तुम करो, ईडी करती है बिना दिमाग लगाए, और सुप्रीम कोर्ट से जूते खाती है। ये लेकिन सिर्फ भाऊ, इसमें और एक पहलू देखना जरूरी है, इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए नहीं है। 15 मई 2025 को सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार ये देखा गया कि कुछ कर्मचारी और अधिकारी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सरकार के नीतिगत फैसलों और वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना कर रहे हैं। अधिकारियों की भी आलोचना चुभ रही है कि जो अधिकारी जो बैठे हैं फडणवीस के दाएं-बाएं या शाह ने जो बैठाए हैं, मुझे तो लगता है शाह ने जो बैठाए उनकी आलोचना ज्यादा दिक्कत कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना जो कर रहे हैं, परिपत्र में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयां सरकारी मामलों की अखंडता को कमजोर करती है। कैसी मामले को करेगी? बहुत गंभीर बताते हुए परिपत्र में कर्मचारियों को सख्ती से निर्देश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट न करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी सरकार की नीतियों या वरिष्ठों के खिलाफ कोई राय, आलोचना या आपत्ति व्यक्त करते हैं, तो महाराष्ट्र सिविल सेवा आचरण नियमावली 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होंगे। अब बताइए, इसमें बहुत सारा एक और सवाल साथ में सप्लीमेंट्री जोड़ दूं। एक तो ये तानाशाही प्रवृत्ति है, लोकशाही का प्रवृत्ति की नहीं है प्रवृत्ति, तानाशाही नहीं, 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 प्रवृत्ति। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कर्मचारी तो अपनी मांग को लेकर के, कर्मचारियों की बहुत जो है जायज डिमांड्स होती हैं, उसके लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। कर्मचारी संगठन बने हुए हैं, इसीलिए कर्मचारी संगठन में लाखों कर्मचारी होते हैं। अगर आप सरकार के किसी नीति और नीतिगत फैसले की आलोचना ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप सरकारी कर्मचारियों के विरोध के अधिकार को भी बंद कर रहे हैं, खंडित कर बंद रहे कर हैं, रहे हैं। और आप मैंने उन वही पे तो दमनात्मक अब मैंने ये वही आदेश का वही कहा ना, मैंने तुम्हें कि अब एक एडिशनल कलेक्टर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, हाँ। एसपी उसका उसके बारे में क्या बोलेगा मीडिया? क्या बोलेगा कि मैं सुबह चाय पीने गया था उनके यहाँ और उनको मेरे गाड़ी में बिठा के लाया। बहुत पुरानी दोस्ती है मेरी। क्योंकि बोल नहीं पाएगा कि ये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। या सरकार ने कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जो महाराष्ट्र के लिए घातक है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यपालिका है, ये क्या विधायिका की बंधुआ मजदूर है? फिर ये 3 स्तंभ कैसे? फिर मेरे संविधान में तो एक ही स्तंभ है, हाँ। विधायिका। वो सत्ता में आएगी, उसकी आलोचना कार्यपालिका नहीं कर पाएगी, न्यायपालिका कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि न्यायपालिका आलोचना करते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट, क्या पार्लियामेंट से बड़ी हो गई क्या? हाँ। न्यायपालिका आलोचना करती है तो उनको राष्ट्रपति से 14 सवाल दिए जाते हैं। तो ये चाहते हैं कि विधायिका ही सब कुछ करे, तो फिर संविधान में ये कार्यपालिका और न्यायपालिका करेंगे क्या? विधायिका ही सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर ये तानाशाह का नया प्रारूप है। फिर ये लोकतंत्र कहां से हो गया? ये तो चाइना मॉडल है। फिर लोकतंत्र कहां से हो गया? विरोध करना ये संवैधानिक अधिकार है। आपको अधिकारियों के आलोचना से डर क्यों? चलो ये मुझे बताइए। आपको अच्छा, ये कानून तो यहां पे है, इससे सरकार की छवि, उन्होंने क्या कहा परिपत्र में, जरा एक बार फिर से पढ़ना। ऑर्डर आपके पास है, वो ऑर्डर, वो उससे सरकार को क्या होता है? सरकार
परिपत्र में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई जो आलोचनात्मक लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, सरकारी मामलों की अखंडता को कमज़ोर करती है ये। सरकारी मान मामलों लिया, की अखंडता को सरकारी मामलों की अखंडता को कमजोर करती है। हुँ, लेकिन आप ही के पार्टी का विधायक यदि आपकी पब्लिकली आलोचना करता है, हुँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार के लोग खुल के आलोचना करते हैं सरकार की, हुँ, गृह मंत्रालय की। हुँ। एकनाथ शिंदे के विधायक खुल के आलोचना करते हैं वित्त मंत्रालय की। उन्हें तो उल्टी आ जाती है एक-दूसरे को देख कर के। वो कहता है कि मुझे मुख्यमंत्री का, अब इससे बड़ी आलोचना क्या हो सकती है कि उप मुख्यमंत्री को, अजित पवार को देख के उल्टी आती है। हाँ, अब इस आलोचना से सरकार की अखंडता को क्या होता है, ये मैं पूछता हूं। ये आलोचना तो उससे भी भारी है। हुँ, या सिर्फ विधायिका को ही आलोचना करने का अधिकार है, विधायिका को ही आदेश देने का अधिकार है, विधायिका को ही व्यभिचार करने का लाइसेंस है, और विधायिका को ही भी भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस है। तो फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या काम है? तो संविधान को नमस्ते कीजिए और मनुस्मृति लागू कीजिए। हुँ, ये मनुस्मृति लागू करने का पहला चरण तो नहीं। फिर सरकार की आलोचना करने पे आपने कभी किसी का कुछ ये किया? आज एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो बोलते व्यक्तिगत उसकी राय है। अरे हुँ, मंत्रिमंडल में काहे की व्यक्तिगत व्यक्तिगत राय होती है? तो फिर एक सामूहिक नेतृत्व किसको कहते हैं? सामूहिक जवाबदेही किसको कहते हैं? कार्य मंत्रिमंडल की सामूहिक जवाबदेही होती है। एक भी मंत्री कहता है तो वो मंत्रिमंडल की बात मानी जाती है। यहाँ तो फ्री फॉर ऑल है। और विजय शाह आके कहता है कि वो कुरैशी आतंकियों की बहन है। इतनी बड़ी आलोचना, नरेंद्र मोदी जी को गाली देके गया वो। हुँ, जिन मोदी जी ने बहन, हमारी देश की लाडली बेटी, हमारी बहन कर्नल कुरैशी को देश विश्व के सामने भारत ने क्या किया ये बताने के लिए पेश किया, और उसने बाखूबी बताया कि हमने कैसे नाक को चबे चढ़ा दिए पाकिस्तान को। वो बहन आतंकियों की ये कहता है, तो इसने तो नरेंद्र मोदी जी के सिलेक्शन पे उंगली उठाई है। उसके बाद वो व्यक्तिगत मामला करके खत्म हो जाता है मामला। महाराष्ट्र में फ्री फॉर ऑल चल रहा है। ये जो ऑटो रिक्शा की सरकार है, हुँ, अजित पवार के लोग एकनाथ शिंदे के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के लोग इन दोनों के खिलाफ। एक दूसरे के घर खाना खाने नहीं जाते। सुनील तटकरे के घर अमित शाह जी खाना खाने गए, वो बात अलग है कि उसके लिए करोड़ों रुपए का बिल चुकाना पड़ा लोगों को, महाराष्ट्र की जनता को। हेलीपैड बनाया सिर्फ एक एक लंच के लिए, करोड़ों रुपए का। और आपको तो पता है महाराष्ट्र में कोई भी काम लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए ही डाला जाता है वो। हाँ, क्योंकि वो प्रसाद है। हर हर काम महाराष्ट्र में पूजा है। देखो आशीष, हुँ, महाराष्ट्र का हर टेंडर, हर काम पूजा है, इसलिए प्रसाद सबको बंटता है। हुँ, हुँ, तो वो पूजा थी, कुछ चंद लाख का हेलीकॉप्टर करोड़ों में बना, सबको प्रसाद बटा। लेकिन उन सुनील तटकरे के घर में शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं, मतलब शिवसेना के ऑफिस बेरर नहीं आए खाना खाने। हुँ, वो आलोचना कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू नीचे गिर जाता है, अपमानित हो जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। बाकी दलों के लोग क्रिटिसाइज करते, लेकिन ये चल जाता है। नेता अधिकारी को गाली दे, नेता न्यायपालिका को गाली दे। एक नेता उठ के खड़ा हो जाता है, बोलता है इस देश की चीफ मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, वो देश तोड़ने में और देश को बांटने में और देश में दंगे फैलाने का काम करते हैं। हुँ, नेता न्यायपालिका को गाली दे सकता है, नेता कार्यपालिका को गाली दे सकता है, नेता मीडिया को गाली दे सकता है। ये नेता है क्या? एक आदमी कहता है कि मैं अविनाशी हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, सीधा ऊपर से आया हूं। तो क्या हुँ, हर आदमी ऊपर से टपक रहा है अभी, विधायकों से लेकर पार्षद तक? क्या है नेता? अपने आप को भगवान समझने लगे हैं।
और 8 लेन एक्सप्रेस वे पे व्यभिचार करते हैं, रासलीला रचाते हैं, चलते रोड पे खड़े होके, क्योंकि वो नेता है, उनको सब सारे गुनाह माफ है। अधिकारी बोल नहीं पाएंगे, आलोचना नहीं कर पाएंगे, गलती नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक महाराष्ट्र, मतलब एक मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में एक प्रयोग है ये देखने के लिए कि महाराष्ट्र में कैसा रिएक्शन आता है। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी को छीना गया है। सरकार चाहे जो करे, भ्रष्टाचार लूट के खिलाफ लोग आवाज न उठाएं, ऐसा ये लोगों की आवाज दबाने का प्रयास है। मुंहजोर बिल्कुल, या सरकार और प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके आगे एक और भी इसमें प्रश्न है। महाराष्ट्र की राजनीति में कई ऐसे नेता हो, सबसे मुझे लगता है बाला साहब और मातोश्री से बड़ा तो उसका कोई सिंबल ही नहीं है, जो कर्मचारियों के संगठन की राजनीति जिन्होंने की है, कर्मचारियों के यकीनन संगठन। अब कर्मचारी हो, चाहे मिल मजदूर हो, चाहे सरकारी हो, सरकारी कर्मचारियों का संगठन तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। छोटे में उत्तर प्रदेश तो बड़ा राज्य है, छोटे राज्यों में बहुत बड़ा। उत्तर प्रदेश में तो सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उसमें लाखों की संख्या है। वो अगर एक साथ सड़क पे उतर रहे हैं तो फिर कोई नेता नजर नहीं आए। वो तमाम साल भर में 2-4 उनके प्रोटेस्ट होते हैं। कभी डीए को लेकर के होता है कि डीए टाइम पर नहीं आया, कभी डीए कम आया, कभी वेतन आयोग को लेकर के होगा। ये जितने प्रोटेस्ट होते हैं, ये सरकार की पॉलिसी के खिलाफ भी होते हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ थोड़ा होते हैं प्रोटेस्ट। ये तो सरकार अपने सरकार से डिमांड लेकर के ना, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ ये प्रोटेस्ट होते हैं। तो क्या लाखों कर्मचारियों पर ये दमन चक्र एक शुरू करने का, क्योंकि आम आदमी ये आलोचना ये करेगा, हो जाए दमन सरकारी ये कर्मचारी दमन दमन चक्र। ये दमन चक्र नहीं है, ये डर फैलाने का एक प्रयास है, हाँ, डराने का प्रयास है। या महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगा कि हमारे अधिकारी बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं हमारी, हम्म, ये ऑल ऑफ सडन बीच में से क्यों आदेश आता है? हम्म, कोई तो कारण होगा। तो सरकार को ये लगने लगा कि मेरे ही अधिकारी हमारी आलोचना क्यों कर रहे हैं। हम्म, कल मैं जब घर पे जाऊं, मेरे बेटे, मेरे पत्नी, मेरी बहन, मेरा जीजा यदि मेरे वीडियो पे कमेंट करके बताए कि मैं गलत क्या कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे ये देखना होगा कि ये तो मेरे अपने हैं। हम्म, यदि ये कुछ गलत कह रहे हैं तो मुझे वाकई मेरे से गलती हुई होगी, तो आपको रेक्टिफाई करना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। हम्म। कल मैं कहूं कि देखो मैं घर का मुखिया हूं, और इसके बाद यदि मेरे वीडियो की किसी ने आलोचना की तो मैं तुमको घर से बाहर कर दूं, तो ये मेरी तानाशाही है। फिर मेरी अपेक्षा क्या है कि मैं जैसे ही घर में जाऊं शाम को, पत्नी के क्या मजा आ गया, आज बहुत अच्छा बोला आपने। बेटा आएगा, बोले पापा ग्रेट, यू आर ग्रेट। बहन कहेगी भैया आपने तो मजा ला दिया। जीजा कहेगा नहीं मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, आप मेरे साले हैं, बस मतलब बहुत बढ़िया। मैं ये चाहता हूँ मेरा घर मुझे अप्रिशिएट करता है, लेकिन देखने वाले 4 लोग भी नहीं देखते, तो मेरा घर चाटुकारों से भरा है। तानाशाह को हमेशा चाटुकार अच्छे लगते हैं, और हाँ, ये जो अध्यादेश है ये चाटुकारिता की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए है, सच्चाई का मुंह बंद करने का है, झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने का एक नया रास्ता है ये अध्यादेश। नहीं, और एक फिर आखिरी सवाल, अब सवाल यहां तक हम सोचे तो खत्म करेंगे, लेकिन एक सवाल यहीं पर आपने ही दे दिया। मुंबई में अभी संजय राउत ने, हालांकि संजय राउत के बयानों पर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये आप जो बहुत समय से कह रहे हैं, आज संजय राउत ने वो बात कही है कि मुंबई को ये मोदी, शाह और फडणवीस मिल करके जिस मुंबई के लिए 100 से ज्यादा, शायद 107-8 कितनी शहादतें हुई हैं, उस मुंबई को ये सब बेच देंगे। बात सिर्फ बेचने तक नहीं है, बात इसके आगे है। एनसीडब्ल्यू की जो जो है महिला आयोग है, महाराष्ट्र का महिला आयोग, उसकी अध्यक्षा है एक एनसीपी की महिला नेत्री है।
और एक एनसीपी के बड़े नेता की अभी बहू की जान गई है। महाराष्ट्र में बड़ी चर्चा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस अजित पवार ने मामले उसमें में बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन उस एक्शन के पीछे मैं ये आलोचना वाली बात पे आ रहा हूं कि सवाल तो खड़े होंगे, क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? वो जो बहू बड़े नेता एनसीपी के बड़े नेता की बहू थी, वो बहू महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्षा से शायद फरियाद की थी। उसने पहले ही फरियाद किया था। नहीं, एक लेकिन महिला उसकी के लिए सुनवाई नहीं हुई। महिला के लिए महिला आयोग की अध्यक्षा नहीं खड़ी हो रही है, उसी पार्टी के बड़े नेता की बहू है। तो क्या बड़े नेता की बहू है, उसके वजह से बहू महिला के अधिकारों के लिए, नहीं, महिला के हक के लिए नहीं ये खड़ी हुई? अब इस पर सवाल आशीष खड़े होंगे आशीष तो जी, क्या सरकार की आशीष अखंडता आशीष खंडित हो जाएगी? आशीष जी, हुँ, महिला आयोग महिलाओं के लिए काम करता है, ये हुँ, एक मिथ है। हाँ, बिल्कुल। मिथ है। महिला आयोग विपक्ष की नेता के घर किसी महिला पे अन्याय हुआ तो घर हुँ, जाके धरना देता है। हुँ, यदि बीजेपी के नेता के घर महिला के साथ अन्याय हुआ तो वो गुहार उनको सुनाई नहीं देती, वो एप्लीकेशन उनको दिखाई नहीं देता और उनके खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए उनका मुंह नहीं खुलता। ये वस्तुस्थिति है। हालांकि अजित पवार ने तुरंत उसको पार्टी से बाहर कर दिया। हुँ, अजित पवार ने ये कह दिया कि भाई उस लड़की को जो जलाया गया है, हुँ, जिस हिसाब से उसकी निर्घुण हत्या हुई है, उसको कतई माफ नहीं किया जाता। पूरा पार्टी उसके, देश सरकार उसके पास है। उसके बाद ही उसके यहाँ जो उसकी जेठानी थी, हुँ, जिसकी मृत्यु हुई, उस जेठानी ने भी बताया कि प्रताड़ित तो मैं भी बहुत दिनों से हो रही। हुँ, ठीक है, वो पूरा परिवार इस मामले में अटक गया है। लेकिन हुँ, सवाल ये है कि सही समय पर यदि महिला आयोग ने एक्शन ली होती तो एक हाँ, महिला की जान बच जाती। जान बचती। ठीक है, हुँ, लेकिन ये महिला आयोग यहाँ मणिपुर में कुछ हो जाता है तो महिला आयोग के मुंह से शब्द नहीं निकलते। ये सारे महिला आयोग भागते हैं बंगाल, हुँ, जहां ममता की सरकार है, और फिर वहां आरोप लगते हैं कि हिंदू महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, हुँ, ये सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। इनको बंगाल का दिखता है, महाराष्ट्र का नहीं दिखता। ये मैंने कहा ना तुम्हें, ये इतना विशेष सर्कल है। और ये अध्यादेश, अरे किसी अधिकारी ने बोल भी दिया कि हमारी सरकार ठीक से काम नहीं करती, तो उसको बुला के पूछो क्या गड़बड़ है, कैसा काम करना है, तू बता, चल तू बैठ यहाँ पे। हुँ, अल्टीमेटली ये सरकार महाराष्ट्र की भलाई के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए है, महाराष्ट्र के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए है, महाराष्ट्र के किसानों के लिए, महाराष्ट्र के मजदूर के लिए है, जो महाराष्ट्र के ट्राइबल से आदिवासी है उनकी सरकार है ये, पिछड़ों की सरकार है ये। लेकिन ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। सरकार बनती है इनके लिए और बनने के बाद काम करती है चंद करोड़पतियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, ना कि महाराष्ट्र के भविष्य के लिए। इसीलिए आपको आलोचक नहीं चाहिए, आपको ताली बजाने वाले की एक फौज चाहिए। और ताली कौन बजाता है चौराहे चौराहे पे, ये मुझे बताने की जरूरत हुँ। खैर अब आखिर में इतना ही समझ लीजिए कि चाटुकार राजशाही के दरबारों के अभिन्न अंग हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में चाटुकारों का की जगह ही तंत्र के भीतर नहीं है। अगर लोकतंत्र में तंत्र के भीतर चाटुकार हैं, तो समझ लीजिए वो कार हैं जो बेकाबू होकर के लोकतंत्र को मुंबई की सड़कों पर रौंद सकती है। इसलिए चाटुकार बनाने की इस कोशिश का पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। कतई चाटुकारों की फौज नहीं खड़ी होनी चाहिए। अगर इतना दिक्कत है, तो जैसे महिला आयोग दूसरे प्रदेशों में कमी ढूंढता है, तो इस अध्यादेश में नीचे स्टार लगा के लिख दें देवेंद्र फडणवीस कि आप लोग महाराष्ट्र सरकार पर कोई आलोचना मत कीजिए, कमी मत निकालिए, आप लोग पड़ोस के गुजरात सरकार के बारे में कमी निकालना है निकालिए। इतना ही लिख दें, कम से कम वो ना ना किसी ना 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 सरकार ना। को। हाँ, गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार है। हुँ, महाराष्ट्र के अधिकारी जितने भी कर्मचारी है, उन्हें सिर्फ
तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र बंगाल, नहीं, बंगाल, हाँ। बंगाल, हिमाचल प्रदेश, इसी के बारे में बोलने का अधिकार है। हम्म। बाकी किसी भी सरकार के खिलाफ वो नहीं बोल पाएंगे। चलिए, ये अच्छा रास्ता खोला है देवेंद्र फडणवीस। अब आगे से जब भी आप महाराष्ट्र में भाषण आपको करने के लिए बुलाया जाता है, तो देवेंद्र फडणवीस के इस ऐतिहासिक कदम के बारे में भाऊ पूरे महाराष्ट्र की जनता को अवेयर कर दीजिए, कि पूरी महाराष्ट्र की जनता जान जाए कि उन्होंने इस बार प्रचंड बहुमत से एक लोकशाही की सरकार नहीं, राजशाही की सरकार स्थापित की है। हमें मुझे इजाजत लगेगा, दीजिए। मुझे लगता हाँ। है कि मुझे बोलना ही शुरू करना पड़ेगा कि मैं सरकारी कर्मचारी नहीं, इसलिए मेरे मुंह में जबान है और मैं बोलने का अधिकार रखता हूँ। हाँ। जो संविधान ने राइट टू एक्सप्रेशन दिया, वो राइट तुम्हारा खत्म होता है यदि आप महाराष्ट्र सरकार में नौकरी करते हैं। महाराष्ट्र सरकार में काम करने की पहली कंडीशन, संविधान ने दिया हुआ वो अधिकार, बाबा साहेब आम्बेडकर जी के अध्यक्षता में बने हुए इस संविधान जो सबसे मौलिक अधिकार दिया, उसका हनन, आपकी जबान काट लो, मुंह पे टेप लगा दो, क्योंकि आप महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी हैं। और महाराष्ट्र वालों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, बाबा साहब की भूमि है, जिन्होंने बोलने का हक दिया वहीं की जुबान पे ताला लगाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कल फिर हम आएंगे, सवाल भी ऐसे ही होंगे, विषय भी आपके महत्व का होगा। कार्यक्रम होगा मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े, भाव हमारे साथ होंगे। नमस्कार।